रेडियो श्रव्य माध्यम है। इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। इन सब वजहों से रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसकी वजह यह है कि अखबार के पाठकों को यह सुविधा उपलब्ध रहती है कि वे अपनी पसंद और इच्छा से कभी भी और कहीं भी उसे पढ़ सकते हैं। अगर किसी समाचार, लेख या फीचर को पढ़ते हुए कोई बात समझ में नहीं आई तो पाठक उसे फिर से पढ़ सकता है या शब्दकोश में उसका अर्थ देख सकता है या किसी से पूछ सकता है। लेकिन रेडियो के श्रोता को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती। वह अखबार की तरह रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं से भी नहीं सुन सकता। उसे बुलेटिन के प्रसारण समय का इंतजार करना होगा और फिर शुरू से लेकर अंत तक बारी बारी से एक के बाद दूसरा समाचार सुनना होगा। इस बीच वह इधर उधर नहीं आ जा सकता और न ही उसके पास किसी गुड शब्द या वाक्यांश के आने पर शब्दकोश का सहारा लेने का समय होता है। अगर वह शब्दकोश में अर्थ ढूंढने लगेगा तो बुलेटिन आगे निकल जाएगा। इस तरह स्पष्ट है कि रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है। अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी भ्रामक या अरुचिकर है तो संभव है कि श्रोता तुरंत रेडियो बंद कर दे। दरअसल रेडियो मूलतः एक रेखीय लीनियर माध्यम है और रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप, ढांचा और शैली इस आधार पर ही तय होती है। रेडियो की तरह टेलीविजन भी एक रेखीय माध्यम है, लेकिन वहां शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्यों, तस्वीरों का महत्व सर्वाधिक होता है। टीवी में शब्द दृश्यों के अनुसार और उनके उपयोगी के रूप में चलते हैं, लेकिन रेडियो में शब्द और आवाज ही सब कुछ है। रेडियो समाचार की संरचना। रेडियो के लिए समाचार लेखन अखबारों से कई मामलों में भिन्न है। चूंकि दोनों माध्यमों की प्रकृति अलग अलग है, इसलिए समाचार लेखन करते हुए उसका ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। रेडियो समाचार की संरचना अखबारों या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित है। चाहे आप किसी भी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हों, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली ही है। सभी तरह के जनसंचार माध्यमों में सबसे अधिक यानी 90% खबरें या स्टोरीज इसी शैली में लिखी जाती हैं। समाचार लेखन की इस उल्टा पिरामिड शैली को समझने का प्रयत्न करते हैं। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। इस शैली में किसी घटना, विचार, समस्या का ब्यौरा कालक्रम की बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। तात्पर्य यह है कि
इस शैली में कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत में नहीं बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आ जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता। इस शैली में समाचार को 3 भागों में बांटा दिया जाता है। सबसे पहले इंट्रो। समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। इसमें खबर के मूल तत्व को शुरू की 2-3 पंक्तियों में बताया जाता है। यह खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है। फिर आती है बॉडी। इस भाग में समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए महत्वक्रम में लिखा जाता है। समापन। इस शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज नहीं होती। इसमें प्रासंगिक तथ्य और सूचनाएं दी जा सकती है। रेडियो के लिए समाचार लेखन संबंधित कुछ बुनियादी बातों को भी देख लेना जरूरी है। रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते हुए इन बातों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले साफ सुथरी और टाइप की गई कॉपी। रेडियो समाचार कानों के लिए यानी सुनने के लिए होते हैं, इसलिए उनके लेखन में इसका ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि सुने जाने से पहले समाचार वाचक या वाचिका उसे पढ़ते हैं और तब वह श्रोता तक पहुंचते हैं। इसलिए समाचार कॉपी ऐसे तैयार की जानी चाहिए कि उसे पढ़ने में वाचक वाचिका को कोई दिक्कत ना हो। अगर समाचार कॉपी टाइप्ड और साफ सुथरी नहीं है तो उसे पढ़ने के दौरान वाचक वाचिका के अटकने या गलत पढ़ने का खतरा रहता है और इससे श्रोताओं का ध्यान भटकता है या वे भ्रमित हो जाते हैं। इससे बचने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी है जो इस प्रकार है। प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार कॉपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए। एक लाइन में अधिकतम 12 से 13 शब्द होने चाहिए। पंक्ति के आखिर में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए। पृष्ठ के आखिर में कोई लाइन अधूरी नहीं होनी चाहिए। समाचार कॉपी में ऐसे जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द, संक्षिप्ताक्षर, अंक आदि नहीं लिखे जाने चाहिए जिन्हें पढ़ने में जबान लड़खड़ाने लगे। रेडियो समाचार लेखन में अंक कैसे लिखने चाहिए? इसमें अंकों को लिखने में खास सावधानी रखनी चाहिए। जैसे 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में लिखना चाहिए, जबकि 11 से 999 तक के अंकों को अंकों में लिखा जाना चाहिए। अखबारों में प्रतिशत और डॉलर जैसे संकेत चिन्हों से काम चल जाता है, लेकिन रेडियो में यह पूरी तरह वर्जित है। अतः इन्हें प्रतिशत और डॉलर लिखा जाना चाहिए। जहां भी संभव और उपयुक्त हो, दशमलव को उनके नजदीकी पूर्णांक में लिखना बेहतर है। इसी तरह 28,37,550 रुपयों को रेडियो में लगभग 28 लाख रुपए लिखना श्रोताओं को समझाने के लिहाज से बेहतर है। वित्तीय संख्याओं को उनके नजदीकी पूर्णांक में लिखना चाहिए।
खेलों के स्कोर को किसी उसी तरह लिखना चाहिए जैसे सचिन तेंदुलकर ने अगर 98 रन बनाए हैं तो उसे लगभग 100 रन नहीं लिख सकते, 98 रन ही लिखना पड़ेगा। मुद्रास्फीति के आंकड़े नजदीकी पूर्णांक में नहीं बल्कि दशमलव में ही लिखे जाने चाहिए। वैसे रेडियो समाचार में आंकड़ों और संख्याओं का अत्यधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि श्रोताओं के लिए उन्हें समझ पाना काफी कठिन होता है। रेडियो समाचार कभी भी संख्या से नहीं शुरू होना चाहिए। इसी तरह तिथि को उसी तरह लिखना चाहिए जैसे हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। 15 अगस्त 2023 न कि अगस्त 15 2023। डेडलाइन रेडियो में अखबारों की तरह डेडलाइन अलग से नहीं बल्कि समाचार से ही गुंथी हुई होती है। अखबार दिन में एक बार और वह भी सुबह और कहीं शाम छप कर आता है, जबकि रेडियो पर 24 घंटे समाचार चलते रहते हैं। श्रोता के लिए समाचार का फ्रेम हमेशा आज होता है, इसलिए समाचार में आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, आज तड़के आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह बैठक कल होगी या कल हुई बैठक में का प्रयोग किया जाता है। इसी सप्ताह, अगले सप्ताह, पिछले सप्ताह, इस महीने, अगले महीने, पिछले महीने, इस साल, अगले साल, अगले बुधवार या पिछले शुक्रवार का इस्तेमाल करना चाहिए। संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, यह बात अत्यंत सावधानी रखने जैसी है। संक्षिप्ताक्षरों के इस्तेमाल में काफी सावधानी बरतनी चाहिए। बेहतर तो यही होगा कि उनके प्रयोग से बचा जाए और अगर जरूरी हो तो समाचार के शुरू में पहले उसे पूरा दिया जाए, फिर संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग किया जाए जिससे श्रोतागण उसको समझ सके। तीसरा माध्यम है टेलीविजन। टेलीविजन में दृश्यों की महत्ता सबसे ज्यादा है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि टेलीविजन देखने और सुनने का माध्यम है और इसके लिए समाचार या आलेख अर्थात स्क्रिप्ट लिखते समय इस बात पर खास ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे शब्द पर देखने वाले दृश्य के अनुकूल हों। टेलीविजन लेखन प्रिंट और रेडियो दोनों ही माध्यमों से काफी अलग है। इसमें कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा खबर बताने की कला का इस्तेमाल होता है। टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है। दृश्य यानी कैमरे से लिए गए शॉट्स जिनके आधार पर खबर बुनी जाती है। अगर शॉट्स आसमान के हैं तो हम आसमान की ही बात लिखेंगे, समंदर की नहीं लिख सकते। अगर कहीं आग लगी है तो हम उसी का जिक्र करेंगे, पानी का नहीं। अहमदाबाद की किसी इमारत में आग लगने की खबर लिखनी है। अखबार में आमतौर पर इस खबर का इंट्रो कुछ इस तरह का बन सकता है। अहमदाबाद के कालूपुर की एक दुकान में आज शाम आग लगने से 2 लोग घायल हो गए और लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। लेकिन टीवी में इस खबर की शुरुआत कुछ अलग होगी। दरअसल
टेलीविजन पर खबर दो तरह से पेश की जाती है। इसका शुरुआती हिस्सा, जिसमें मुख्य खबर होती है, बगैर दृश्य के न्यूज रीडर या एंकर पढ़ता है। दूसरा हिस्सा वह होता है जहां से पर्दे पर एंकर की जगह खबर से संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं। इसलिए टेलीविजन पर खबर दो हिस्सों में बटी हुई होती है। अगर अखबारों के प्रस्तुतिकरण के तरीकों पर बात करें तो इसके भी कई तकनीकी पहलू हैं। अहमदाबाद में आग की खबर को टीवी में पेश करने के लिए प्रारंभिक सूचनाओं के बाद हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। आग की ये लपटें सबसे पहले शाम 4 बजे दिखी, फिर तेजी से फैल गई। टीवी खबरों के विभिन्न चरण। किसी भी टीवी चैनल पर खबर देखने का मूल आधार वही होता है जो प्रिंट या रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित है, यानी सबसे पहले सूचना देना। टीवी में भी ये सूचनाएं कई चरणों से होकर दर्शकों के पास पहुंचती है। ये चरण इस प्रकार है। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है। ड्राई एंकर। इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहां, क्या, कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते तब तक एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता रहता है। फोन इन। इसके बाद खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहां से उसे जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां मिलती है वह दर्शकों को बताता है। एंकर विजुअल। जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है। इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखाए जाते हैं। एंकर बाइट। बाइट यानी कथन। टेलीविजन पत्रकारिता में बाइट का काफी महत्व है। टेलीविजन में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के लिए साथ ही साथ उस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिया और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। लाइव। लाइव यानी किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधे पहुंचाए जा सके। इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन ओबी वैन के जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाते और बताते हैं। एंकर पैकेज। एंकर पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, उससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक के जरिए जरूरी सूचनाएं आदि होती है। टेलीविजन लेखन इन तमाम रूपों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जहां जैसी जरूरत होती है वहां वैसे वाक्यों का इस्तेमाल होता है। शब्द का काम दृश्य को आगे ले जाना है ताकि वह दूसरे दृश्यों से जुड़ सके।
उसमें निहित अर्थ को सामने लाए ताकि खबर के साथ आशय खुल सके। दृश्य। अक्सर टीवी पर खबर लिखने की एक प्रचलित शैली दिखाई पड़ती है। पहला वाक्य दृश्य के वर्णन से शुरू होता है, जैसे अहमदाबाद के कांकरिया फुटबॉल मैदान में हो रही यह सभा, या फिर कांकरिया झील में छलांग लगाते बच्चे। इस प्रचलित शैली में आसानी यह है कि बिना किसी कल्पनाशीलता के टीवी रिपोर्टिंग का बुनियादी अनुशासन यानी दृश्य पर लेखन निभ जाता है, लेकिन कोई कल्पनाशील रिपोर्टर इन्हीं दृश्यों को अपने शब्दों से ज्यादा बड़े मायने में देख सकता है। जैसे अहमदाबाद के कांकरिया फुटबॉल मैदान में हो रही इस सभा में लोग लाए नहीं गए, गए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं। या फिर झील में छलांग लगाते बच्चों के शॉट्स के साथ लिखा जा सकता है कि इन दिनों तेज गर्मी से निजात पाने का एक तरीका यह भी। ध्वनियां। टीवी सिर्फ दृश्य और शब्द नहीं होता, बीच में होती है ध्वनियां। टीवी में दृश्य और शब्द यानी विजुअल और वॉइस ओवर के साथ दो तरह की आवाजें और होती है। एक तो वे कथन या बाइट जो खबर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और वे प्राकृतिक आवाजें जो दृश्य के साथ साथ चली जाती है, यानी चिड़ियों का चहचहाना या फिर गाड़ियों के गुजरने की आवाजें या फिर किसी कारखाने में किसी मशीन के चलने की ध्वनियां। टीवी के लिए खबर लिखते हुए इन दोनों ही तरह की आवाजों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली तरह की आवाज यानी कथन या बाइट का तो खैर ध्यान रखा ही जाता है। अक्सर टीवी की खबर बाइट्स के आसपास ही बुनी जाती है, लेकिन यह काम पर्याप्त सावधानी से किया जाना चाहिए। कथनों से खबर तो बनती ही है, टीवी के लिए उसका फॉर्म भी बनता है। बाइट सिर्फ किसी का बयान मात्र नहीं होते जिन्हें खबर के बीच उसकी पुष्टि भर के लिए डाल दिया जाता है। वह दो वॉइस ओवर या दृश्यों का अंतराल भरने के लिए पुल का भी काम करता है। टीवी के लिए सिर्फ बाइट या वॉइस ओवर ही नहीं होते, ध्वनियां भी होती है। उन ध्वनियों से भी खबर बनती है। इसलिए किसी खबर का वॉइस ओवर लिखते हुए उसमें शॉर्ट्स के मुताबिक ध्वनियों के लिए गुंजाइश छोड़ दी जानी चाहिए। टीवी में ऐसी ध्वनियों को नेट या नेट साउंड यानी प्राकृतिक आवाजें कहते हैं, यानी वे आवाजें जो शूट करते समय खुद ब खुद चली आती है। जैसे रिपोर्टर किसी आंदोलन की खबर ला रहा हो जिसमें खूब नारे लगे हो, वह अगर सिर्फ इतना बताकर निकल जाता है कि उसमें कई नारे लगे और उसके बाद किसी नेता की बाइट का इस्तेमाल कर लेता है, तो यह अच्छी खबर का नमूना नहीं कहलाएगा। उसे नारे लगाते हुए आंदोलनकारियों को भी दिखाना होगा और इसकी गुंजाइश अपने वीओ में छोड़नी चाहिए। रेडियो और टेलीविजन समाचार की भाषा और शैली। रेडियो और टीवी आम आदमी के माध्यम है। भारत में श्रोता और दर्शक अलग अलग प्रकार के हैं। भारत जैसे विकासशील देश में उसके श्रोताओं और दर्शकों में पढ़े लिखे लोगों से निरक्षर तक और मध्यम वर्ग से लेकर किसान,
मजदूर तक सभी होते हैं। इन सभी लोगों की सूचना की जरूरत पूरी करना ही रेडियो और टीवी का उद्देश्य है। जाहिर है कि लोगों तक पहुंचने का माध्यम भाषा है और इसलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वह सभी की समझ में आसानी से आ सके, लेकिन साथ ही भाषा के स्तर और उसकी गरिमा के साथ कोई समझौता भी न करना पड़े। रेडियो और टेलीविजन के समाचारों में आपसी बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए वाक्य छोटे, सीधे और स्पष्ट लिखे जाएं। जब भी कोई खबर लिखनी हो तो पहले उसकी प्रमुख बातों को ठीक से समझ लेना चाहिए। हम कितनी सरल, संप्रेषणीय और प्रभावी भाषा लिख रहे हैं, यह जांच करने का एक बेहतर तरीका यह है कि हम समाचार लिखने के बाद उसे बोल बोल कर पढ़ लें, जोर जोर से बोलकर पढ़ें। भाषा प्रवाहमयी होनी चाहिए, तो कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। रेडियो और टीवी समाचार में भाषा और शैली के स्तर पर काफी सावधानियां बरतनी पड़ती है। ऐसे कई शब्द हैं जिनका अखबारों में एकदम से इस्तेमाल होता है, लेकिन रेडियो और टीवी में उनके प्रयोग से बचा जाता है। जैसे निम्नलिखित, उपयुक्त, अधोहस्त लिखित और क्रमांक आदि शब्दों का प्रयोग इन माध्यमों में बिल्कुल मना है। इसी तरह द्वारा शब्द के इस्तेमाल से भी बचने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इसका प्रयोग कई बार बहुत भ्रामक अर्थ देने लगता है। जैसे पुलिस द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। इसकी बजाय पुलिस ने 2 व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया ज्यादा स्पष्ट है। तथा, एव, अथवा, व, किंतु, परंतु, यथा आदि शब्दों के प्रयोग से भी बचना चाहिए और उनकी जगह और, या, लेकिन आदि शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। साफ सुथरी और सरल भाषा लिखने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, सामासिक और तत्सम शब्दों, अतिरंजित उपमाओं आदि से बचना चाहिए। इनमें भाषा कई बार बोझिल लगने लगती है। मुहावरों के इस्तेमाल से भाषा आकर्षक और प्रभावी बनती है, इसलिए उनका प्रयोग होना चाहिए। लेकिन मुहावरों का इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से और जहां जरूरी हो वही होना चाहिए, अन्यथा वे भाषा के स्वाभाविक प्रवाह को बाधित करते हैं। वाक्य छोटे छोटे हों, एक वाक्य में एक ही बात कहनी चाहिए। वाक्य में तारतम्यता ऐसा हो कि कुछ टूटता या छूटता हुआ ना लगे। शब्द प्रचलित हों और उनका उच्चारण सहजता से किया जा सके। क्रय विक्रय की जगह खरीदारी, बिक्री, स्थानांतरण की जगह तबादला और पंक्ति की जगह कतार टीवी में सहज माने